बच्चा लोग, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, कल के लेक्चर में यानी कि इसके पहले लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा था। अब आज हमारे 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। क्या चीज? ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब पहले 2 मिनट इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा थियोरेटिकल बातें, मतलब जो आपके बुक में दे रखी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मर आपने अपने घर के आसपास बहुत देखा होगा। हर किसी के एरिया में ट्रांसफॉर्मर होता ही होता है। आप अपने सोसाइटी के आजू बाजू कहीं देखना या नज़दीक में कहीं देखना, एक बहुत बड़ी सी मशीन लगी होगी, उसको किसी पिंजरे के अंदर बंद रखा होगा। पिंजरा इन द सेंस कहीं पे जाली वाली के अंदर उसको बंद करके रखा होगा, वायरें उससे काफी सारी निकलती होगी, वो है ट्रांसफॉर्मर। अब अच्छा, ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या है? सबसे मेन काम देखिए, जो सप्लाई पावर स्टेशन से आता है वो कितने का होता है? 440 वॉट का। हम घर में कितना यूज करते हैं? 320 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट, है ना। लेकिन सप्लाई कितना आता है आगे से? 440 का। क्यों 440 का? बिकॉज पावर कम से कम लॉस हो। अब पावर ज्यादा देने से कैसे कम लॉस होगा, ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इतना याद रखो कि पावर जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो 440 से बहुत ज्यादा, मतलब 440 होता है, और हम घर में यूज करते हैं 220। अब पावर स्टेशन से वही वोल्टेज आता है सब स्टेशन पे, या तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर के आसपास कोई एक जगह होगा जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। आपने देखा होगा टोरेंट के कई सारे छोटे छोटे स्टेशन लगे होते हैं। एक स्टेशन तो वहां पर उसका है रिंग रोड पे, एसपी रिंग रोड देखा है ना आप लोगों ने, फिर एक मैमको पे है ना। वैसे ही हर जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया वो कवर करता है। अब उसका मेन काम क्या होता है कि जो सप्लाई हमें पावर पॉइंट से, पावर प्लांट से आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इस एरिया में भेजो, इस एरिया में भेजो, उस एरिया में भेजो, चारों दिशाओं में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो 320 भेजता है। आया कितना था? 440, उसको कम किया, कम वोल्टेज को कम कर दिया, और भेजा कितना? 320। हम घर में कितना यूज करते हैं? 220। अभी भी 100 वोल्टेज ज्यादा है। मैं 320 वोल्टेज मेरे घर में नहीं दे सकता, बिकॉज हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो सब 220 के हिसाब से ही बनाए गए हैं। एसी, पंखा, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, सब कुछ। तो मैं उसको 320 तो दे नहीं सकता। सो क्या कर दिया गया? एक डिवाइस जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, वो आपके घरों के नजदीक कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दिया गया। अब वो डिवाइस क्या कर रहा है? 320 वाले वोल्टेज को कम करके 220 बना रहा है और आगे आपको सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को घटाना। यस, तो आप सही सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज सिर्फ घटाता नहीं है, वो वोल्टेज बढ़ा भी सकता है। यस, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज की वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है, हमने कैसा उसको बनाया है। ठीक है, तो शुरू करें ट्रांसफॉर्मर की कहानी। सो ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन अगर आ जाए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो आप क्या बोलेंगे? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स voltage of one form to other of smaller or greater value without changing the frequency. Very very important point, without changing the frequency। देखो, वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है, वोल्टेज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपलसरी आपको वही रखनी पड़ेगी। अगेन मैंने आपको कहा था ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, या इंडिया के अंदर हमने देखा था 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब डिवाइसेस किसके हिसाब से बनाए गए हैं? 50 हर्ट्ज के हिसाब से। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूं
तो बाबू काम नहीं आएगी। आप अगर चाहो तो अमेरिका में बनी हुई कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप इंडिया लेके आना, इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली। इट विल वर्क, काम करेगी बट प्रॉपरली नहीं करेगी, कुछ तकलीफ आएगी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप लोग ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, सबने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, उसमें आप अपना चार्जिंग स्लॉट लगाते हैं। जब आप चार्जिंग लगाते हैं उस समय आपका मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं करता, स्क्रीन कहीं पे टच करो कहीं पे और हो जाती है टच, प्रॉपर वर्क ही नहीं हो रहा। तो मोबाइल खराब नहीं हो गया है, एक्चुअली जितना सप्लाई है, मोबाइल बना है 220 के लिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और हम उसको दे रहे हैं 1110 मतलब 110 वोल्ट, यानी कि ट्रेन में ना 110 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है, जरा ध्यान से देखना कभी। एंड फ्रीक्वेंसी होती है 50 से कम। तो फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण जो हमारा मोबाइल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो आप कभी जाओ तो करना। सो चलो, बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा। डेफिनेशन में ये वर्ड जरूर जरूर यूज करना, वरना पूरी डेफिनेशन रॉन्ग। क्लियर? अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें कि कैसे किया जाता है इसको। देखिए, सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन के लिए वो एक बॉर्डर लेते हैं, एक मेटेलिक बॉर्डर होगी, काफी मोटी होती है। ठीक है, इस तरह के एक फ्रेम लेंगे। फ्रेम किसकी बनी होगी? मोस्टली ये फ्रेम हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, उसकी एक फ्रेमिंग ले ली। एंड बच्चा ये काफी मोटी होती है, मोटी लेंगे। अब इसके अराउंड हम वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली इसके ऑपोजिट साइड में एक और वाइंडिंग करेंगे हम लोग। यानी कि इसमें से हम 4 टर्मिनल बाहर निकाल रहे हैं। एक ये कहलाएगी प्राइमरी। देखो, अगर हम इसको वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज सप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। अब ये हमें वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करके देगा, इंक्रीज या डिक्रीज करके देगा, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड वाली ही प्राइमरी हो, कुछ भी हो सकता है। जहां पे वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जो मुझे वोल्टेज चेंज करके दे रहा है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। हो सकता है कि किसी केस में ये प्राइमरी हो और ये सेकेंडरी हो, पॉसिबल है। वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज चेंज। क्लियर यहां तक? ओके। अब इसकी जो टर्म्स है इसको हम बोल देंगे, चलिए एनपी, एंड इसकी जो टर्म्स है उसको हम बोल देंगे एनएस। दोनों के टर्म्स अलग अलग होंगे, दोनों के टर्म्स अलग अलग होंगे कंपलसरी। अब एक लॉजिक है, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी के टर्म्स प्राइमरी के टर्म्स से ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? एंड अगर वोल्टेज घटाना है तो सेकेंडरी के टर्म्स कम होंगे। बच्चा लोग, अब ये जो हमने देखा ना कि वोल्टेज बढ़ाना या कम करना, इसके डिपेंडिंग ट्रांसफार्मर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। यानी को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप, स्टेप अप। स्टेप अप मतलब ये क्या कर देगा, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब स्टेप अप में जो सेकेंडरी टर्निंग्स है वो ग्रेटर होंगे प्राइमरी से। इस चीज को अभी हम प्रूव भी करेंगे,
इस चीज को अभी हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टेप डाउन, डाउन मतलब कि वो क्या करेगा, वोल्टेज को घटाने का काम करेगा, और इसके जो टर्न्स हैं सेकेंडरी के टर्न्स वो कम होंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में। इन शॉर्ट जितने टर्न्स ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा। तो अगर मुझे वोल्टेज कम चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सेकेंडरी के टर्न्स घटा देंगे। क्लियर? दो तरह के ट्रांसफार्मर, दोनों का काम, एक का वोल्टेज बढ़ाना, एक का वोल्टेज कम करना, एंड ये उसका कंस्ट्रक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चा लोग। ठीक है बच्चा लोग, अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग। ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज घटाएगा या बढ़ाएगा। चलिए, लेट phi be the flux linked with one loop of primary and secondary coils। बच्चा लोग अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ना वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। कैसा? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि उसमें 0% वेस्टेज है। प्रैक्टिकली एनर्जी वेस्ट होती है, वोल्टेज वेस्ट होता है, बट फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल की। ठीक है, यानी कि 100% मतलब सॉरी 0% वेस्टेज होगा। अब बच्चा लोग इसका मतलब कि जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ भी होगा। देखो बच्चा लोग इसमें एक्चुअली होगा क्या, अब करंट चेंज कर रहे हैं हम, कौन सा करंट पास कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम आएगा, डीसी करंट के लिए काम नहीं आएगा। इस चीज को गिटान मान लेना। अगर डायरेक्ट करंट सप्लाई करोगे तो ट्रांसफार्मर कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट यहां पास कर रहे हैं। अब ये करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। अब अच्छा इसके अक्रॉस देखो हमने क्या लिया है, मैग्नेटिक आयरन कोर लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, जो फ्लक्स इसके पास है वही फ्लक्स को वो यहां पहुंचाएगा। हमको पता है ना आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब जो फ्लक्स इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो इसको अपने अंदर ही घुमाएगा, ऐसा बाहर फैलने नहीं देगा, वो इसको इसके अंदर ही घुमाएगा। सो जितना फ्लक्स इधर आया उतना ही फ्लक्स इधर भी आएगा। इसलिए हमने क्या बोल दिया, लेट phi be the flux linked with one loop। कितना, one loop। therefore total flux linked with प्राइमरी। बच्चा प्राइमरी के साथ टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, क्या उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, NP5। हम यहां पे बोल देंगे कि भाई NP मतलब टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। स्टार्टिंग में देखा था ना प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं, NP, सेकेंडरी में NS। अच्छा तो टोटल फ्लक्स प्राइमरी के साथ हो गया NP5। अब EMF, इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल कितना हो जाएगा बच्चा, फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस dphi by dt। याद आया कुछ, फैराडेस लॉ याद आया, ओके। माइनस क्यों लगाया, लेंस लो कि जो EMF इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बच्चा लोग ये हम पढ़ चुके हैं ना, फैराडेस लॉ, लेंस लॉ। सो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस क्या मैं फाई, देखो टोटल फ्लक्स ये लगा दूं, NP5, NP नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, माइनस NP dphi by dt।
ये कितना आया ईएमएफ इन प्राइमरी, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ई प्राइमरी। यहां तक क्लियर? अब अच्छा सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में कुछ ऐसा ही होगा, टोटल फ्लक्स लेंथ इन सेकेंडरी। बच्चा लोग हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के लिए एक लूप में एक कॉइल में कितना फ्लक्स लिया है 5। इसके पास कितने टर्न्स थे np, तो टोटल हो गया np5। इसके पास कितने टर्न्स है ns, तो ये कितना हो जाएगा ns5। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सेम माइनस d5 टोटल बाय dt। यही चीज सेम यही चीज इधर भी आ जाएगा। सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ माइनस ns d5 बाय dt। ये प्राइमरी था तो np, ये सेकेंडरी है तो ns माइनस ns d5 बाय dt। सो इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी के अंदर, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी के अंदर। अब चलो मैं क्या करता हूं, इसका रेशियो ले लेता हूं। देखो जरा ध्यान से देखना, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, और 1 और 2 का रेशियो ले लेते हैं। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 एंड 2, यहां से कितना हो जाएगा EP बाय ES इज इक्वल टू माइनस NP d5 बाय dt अपॉन माइनस NS d5 बाय dt। क्लियर यहां तक? ये माइनस माइनस गया d5 बाय dt, d5 बाय dt गया। देखो फ्लक्स दोनों के साथ सेम है, फ्लक्स दोनों के साथ सेम है, तो जो प्राइमरी में चेंजेस होंगे फ्लक्स के वही तो चेंजेस होंगे सेकेंडरी में। इसीलिए d5 बाय dt, d5 बाय dt हमने क्या कर दिया यहां से कट, तो क्या बचा EP बाय ES इज इक्वल टू NP बाय NS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां से ये पता चला कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। देखो क्या इसके, देखो EP NP ES NS, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो टर्न्स पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर स्टेप अप करना, वोल्टेज बढ़ाना हो तो सेकेंडरी के ईएमएफ को ज्यादा लिया जाता है, कहा था ना आपसे। तो वही चीज यहां से निकल के आई है। इसका मतलब यहां पे देखना बच्चा लोग, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो ईएमएफ है सेकेंडरी का ईएमएफ वो प्राइमरी से ज्यादा रहेगा एंड सेकेंडरी की जो टर्न्स हैं वो भी प्राइमरी से ज्यादा रहेगी। अब अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, मुझे वोल्टेज घटाना है, मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाएगा, तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम। अब अगर इसका वोल्टेज कम, ईएमएफ कम, मतलब इसकी टर्न्स भी हो जाएगी कम। समझ आया बच्चों? अगर वोल्टेज बढ़ाना हो तो सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा, अगर वोल्टेज घटाना हो तो सेकेंडरी की टर्न्स कम। सो फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये रिलेशन होगा। अच्छा बच्चा, हमने भी क्या देखा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर लिया था ना, हमने क्या देखा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों का फ्लक्स सेम रहता है। अब बच्चा अगर दोनों का फ्लक्स सेम है, इसका मतलब कि पावर ट्रांसफर, देखो हम वोल्टेज को अप डाउन कर रहे हैं लेकिन पावर तो सेम रहेगा। बच्चा अगर पावर में बदलाव आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा मोटा बदलाव होता तो ठीक रहता, लेकिन बड़ा बदलाव तो चलेगा ही नहीं, पावर भी तो हमको चाहिए। इसका मतलब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो 100% पावर ट्रांसफर होता है,
100% पावर इज ट्रांसफर्ड। इसका मतलब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को डिनोट आपको पता है ये किससे करते हैं, एन नीटा, इसको नीटा कहा जाता है। तो ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 100%, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसका मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। बोलो है कि नहीं? अच्छा, पावर क्या होता है? पावर की फॉर्मूला क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट, पढ़ रखा है ना। सो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? इनपुट पावर मतलब प्राइमरी पे आपने जो पावर प्राइमरी पे दिया, सो वोल्टेज इनटू करंट, एंड आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? जो आपको सेकेंडरी पे मिला, तो सेकेंडरी का वोल्टेज एंड करंट। बोलो सही है? इनपुट पावर वोल्टेज इनटू करंट, ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज तो होती है बच्चा। सो वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। अब चलो एक चीज यहां पे ध्यान देना कि यहां पे आईपी और आरएमएस जो है वो करंट की आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू, याद रखना। अदरवाइज तो आपको पता है ना, पावर तो फिर हमको cos फाइव, वीआरएमएस, आईआरएमएस, cos फाइव, याद है ना, वो करना पड़ता था। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे सुनो, मैं क्या करता हूं, इसका रेशियो, इसको नीचे ले आता हूं, इसको उठा के नीचे लेके आ गया, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर। ये देखिए, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पे ईएमएफ इन प्राइमरी और करंट इन प्राइमरी दोनों ऊपर नीचे है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट? देखो ना, प्राइमरी का ईएमएफ और प्राइमरी का करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इसका भी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो करंट कम हो जाएगा। Therefore, if voltage increases, then current decreases. अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इसका उल्टा, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। मतलब देखो ये जादू आ गया। पहले हमने क्या देखा कि आप जितने टर्न्स ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा। फिर हमने ये देखा कि अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो करंट को कम करना ही पड़ेगा। बच्चा तो ही तो पावर सेम आएगी ना, वरना पावर सेम आएगी कैसे? समझ आ रहा है? सो ये ट्रांसफार्मर का बहुत ही बड़ा सा एक लॉजिक है, जादू है कि वोल्टेज बढ़ा रहा है लेकिन एट अ टाइम करंट कम कर रहा है। समझ आया बच्चा लोग? इसका मतलब अगर हमको चलो मैं यहां लिख लेता हूं, अगर हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी से कम होगा, प्राइमरी का जो टर्न्स है वो भी सेकेंडरी से कम होगी, लेकिन जो करंट है वो प्राइमरी में ज्यादा होगा। वोल्टेज कम, टर्न्स कम, लेकिन करंट ज्यादा। और यही अगर मेरे को स्टेप डाउन करना हो तो स्टेप डाउन के लिए इसका उल्टा, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम हो रहा है, सो प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज्यादा, प्राइमरी का टर्न्स सेकेंडरी के टर्न से ज्यादा, एंड प्राइमरी का करंट सेकेंडरी से कम हो जाएगा। अगर स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी का करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का जादू है मितवा। समझ आया बच्चा लोग? बहुत ही इंपोर्टेंट रिजल्ट है ट्रांसफार्मर को लेके। तो बच्चा लोग अभी तक हमने जो कहानी देखी वो तो आइडियल ट्रांसफार्मर की थी,
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं। प्रैक्टिकली सम एनर्जी इज वेस्टेड। मतलब कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी। अब ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से एनर्जी वेस्ट होती है एंड क्या क्या तरीके हैं उनको कम करने का, ठीक है। पहला, लीकेज फ्लक्स। अब बच्चों लीकेज फ्लक्स का मतलब है कि प्राइमरी के साथ जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उतना का उतना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ एक्चुअली लिंक नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम अभी तक हमने क्या देखा था कि आइडियल में प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स सेम रहता है। अब देखिए हमने जो डिजाइन देखी थी, यहां पे प्राइमरी कॉइल्स थे एंड यहां पे सेकेंडरी कॉइल्स। अब अच्छा एक बात बताओ, देखो हमने देखा हुआ है कि जब भी आप वायर को कॉइल करते हो तो जो फ्लक्स है वो कुछ ऐसी आएगी, है ना, इस टाइप की फ्लक्स रहती है। देखा है ना हमने, जैसे बार मैग्नेट में होता है सेम वैसा ही। इसका मतलब देखो ये जो फ्लक्स है ये बाहर जो जा रही है बच्चा, ये तो सॉफ्ट आयरन कोर में जाएगी नहीं। सॉफ्ट आयरन कोर उसी फ्लक्स को पहुंचा सकता है जो उसके अंदर है, जो उसके बाहर जो फ्लक्स है वो तो उसको पहुंचा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि प्राइमरी के साथ जितनी फ्लक्स लिंक हो रही है पूरी की पूरी सेकेंडरी के साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जितना आपने सोचा था वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो बच्चा इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को एक के ऊपर एक ही कॉइल कर देते हैं। कैसे, देखो एक सिंपल सा हमने सॉफ्ट आयरन कोर का रॉड ले लिया, उसके ऊपर हमने प्राइमरी वाइंडिंग्स कर ली, फिर इसको क्या करेंगे, इसको लेमिनेट कर देंगे। लेमिनेट मतलब कुछ ऐसी चढ़ा देंगे जो कि इंसुलेशन हो। हम क्या कर देंगे, इसको इंसुलेट कर देंगे पूरा पूरा गोल से, और उसके ऊपर एक और वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी और ये हो जाएगी सेकेंडरी। अब इससे होगा क्या, अब जरा ध्यान से देखो, अंदर प्राइमरी बाहर सेकेंडरी, तो जितना फ्लक्स अंदर होगा उतना ही फ्लक्स बाहर तो होगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये फ्लक्स इधर नहीं जा पा रही थी, तो इसको साथ में कर दो तो जो भी फ्लक्स होगा वो सेम हो जाएगा। सो पहली प्रॉब्लम थी लीकेज फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है ना जो वहां तक ट्रैवल नहीं कर पाया उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। सेकंड रीजन है बच्चा रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो टर्निंग्स है, जो हम टर्न्स बना रहे हैं वो कॉपर या तो एल्यूमिनियम वायर की होती है। कॉपर वायर हो कि एल्यूमिनियम वायर हो उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें पावर लॉस होगा, H = I²RT पढ़ रखा है ना, यानी इतनी एनर्जी उसके अंदर से वेस्ट हो जाएगी। तो इसको जीरो नहीं बना सकते, वी कांट मेक इट जीरो। हाँ, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे लो वोल्टेज होता है ना वहां की वायर मोटी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थिक wire is used at low voltage windings। जिस जगह पे हमें वोल्टेज कम चाहिए होता है वहां का हम वायर मोटा कर देते हैं। इसका रीजन देखो, एक बात सुनो, एक लॉजिक लगाओ। हमने अभी भी क्या देखा था कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट कम होगा। अगर करंट कम है तो एनर्जी लॉस तो वैसे ही कम है। हमें एनर्जी लॉस कहां पे कम करना है, जहां पे करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा कहां होता है, जहां वोल्टेज कम होता है। हमने अभी भी देखा था, वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम। सो एक्चुअली हमको करंट को कंट्रोल करना है। सो हमने क्या कर दिया, वायर मोटी ले ली। बच्चा वायर मोटी लेंगे तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। हमको पता है R = ρL/A, यानी रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो लेंथ जो एक्चुअली लेंथ में कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, क्यों
भाई मुझे अगर 220 चाहिए तो मुझे उसके लिए जो टर्निंग्स है, जो लेंथ है, वो तो फिक्स रखनी पड़ेगी। मैं उसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं चेंज क्या कर सकता हूँ? एरिया। तो एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। थर्ड रीजन, इसको हटाऊं मैं, ये थे दो रीजन। थर्ड रीजन है हिस्टेरिसिस। बच्चा हमने हिस्टेरिसिस पढ़ा था कि अगर आउटर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जावे फिर भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। याद है हमने कुछ ऐसा ग्राफ देखा था? याद आया कुछ? है ना, ऐसा कोई ग्राफ देखा था हिस्टेरिसिस का। इसके अंदर हमने क्या देखा था? एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये देखा था कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अगर हट जाएगी उसके बावजूद अंदर की मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अब वो चीज तो यहां भी होगी, बिकॉज यहां पे आप कोई मटेरियल यूज कर रहे थे। तो इस चीज को भी घटाने के लिए देखो, अगर अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी मतलब कुछ ना कुछ पावर लॉस होना चालू हो जाएगा। हमने आउटर फील्ड जीरो कर दी, इंटरनल फील्ड अभी भी है, मतलब जो इंटरनल फील्ड रह गई वो क्या है? प्योरली वेस्टेज। तो इस चीज को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों? बच्चा आपने पढ़ रखा है सॉफ्ट आयरन कोर इज द बेस्ट फेरोमैग्नेटिक। पढ़ा है ना? बेस्ट फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर हिस्टेरिसिस मिनिमम होता है, जीरो नहीं है, होता है, लेकिन सबसे कम होता है। इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को लेते हैं। सो ये था हमारा तीसरा रीजन। फोर्थ रीजन है बच्चा, ध्यान से सुनना, बिकॉज फोर्थ रीजन आप लोगों के लिए कुछ नवा है। वो है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है भाई? एडी करंट एक्चुअली, एडी का मतलब होता है सर्कुलर। एडी का मतलब सर्कुलर। देखो ध्यान से सुनते जाना। हम करंट कौन सा ले रहे हैं? एसी करंट ले रहे हैं, यानी कि करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स लिंक करेगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज यानी फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट भी इंड्यूस होगा, है ना? ये कहानी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बच्चा ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये दो अलग अलग तरीके से हो रहा है। एक तो ये हो रहा है इन वायर, और दूसरा ये हो रहा है इन कंडक्टिंग मटेरियल। इन कंडक्टिंग मटेरियल, इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनो। देखो, जब हम ट्रांसफॉर्मर के अराउंड वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट तो इंड्यूस होना ही है। करंट कहां इंड्यूस हो रहा है? इधर हो रहा है, ये वायर्स में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चा लोग? एक प्रैक्टिकली देखा गया है कि करंट सिर्फ वायर के अंदर नहीं, इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर भी होता है, जो सर्कुलर होता है। मतलब ये क्या होगा? ऐसे बाहर निकल के अंदर चला जाएगा, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो रहा है। सर्कुलेटिंग करंट यानी कि देखो, इमेजिन करो ये एक कोई मोटी सी चीज है। सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, तो करंट यहां से निकल के यहां चला जाएगा, ऐसे सर्कुलर करंट होगा। यहां से निकल के यहां पे कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तब यहां से यहां पे, और इस टाइप के करंट को हम कहते हैं एडी करंट। एडी मतलब सर्कुलर। एक्चुअली एडी का हिंदी में मीनिंग होता है भंवर। पता है बेटा, पानी में अगर आप पत्थर डालोगे तो कैसी वेव्स जनरेट होती है? पानी में पत्थर डालने से वेव्स जनरेट होती है, वैसा ही करंट आ जाएगा।
इसके अंदर फिर पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे करते करते करंट सर्कुलर आ जाता है गोल डायरेक्शन में, गोल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया एडी करंट। अब अच्छा लोग, हमने अभी तक क्या देखा था, ये रेजिस्टेंस की बात की थी, करंट की बात की थी, हम तो ये वाले करंट की बात कर रहे थे पूरे अभी तक जितने भी लेक्चर में जो करंट की बात की वो तो ये है। अब ये एक्स्ट्रा करंट बन के आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि एक्स्ट्रा कुछ वेस्टेज होगा, है क्या नहीं? तो अब क्या किया जाए इसके लिए? स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि ट्रांसफार्मर की जो फ्रेम होती है वो काफी मोटी होती है, लेकिन देखा गया कि उसमें ये एडी करंट आ रहे हैं और एडी करंट की वजह से पावर लॉस हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या किया गया कि इसको प्लेट ले ली, हमने क्या किया, एक सिंपल सी प्लेट ले ली इसकी, यानी कि हमने उसकी थिकनेस नहीं रखी, प्लेट ले ली, प्लेट, छोटी छोटी प्लेट ले ली, उसको लेमिनेट कर दिया और चिपका दिया, छोटी छोटी प्लेट। जैसे कि सपोज करो आपकी बुक होती है ना, पतले पतले पेपर है और उसको साथ में रख दो तो मोटा हो जाएगा। सिमिलरली हमने सॉफ्ट आयरन कोर की पतली पतली प्लेट ले ली और उसको लेमिनेट कर दिया, लेमिनेट कर दिया मतलब एक दूसरे से हमने इंसुलेट कर दिया, उसको क्या कर दिया, एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया, प्लेट इंसुलेशन, प्लेट इंसुलेशन, प्लेट इंसुलेशन, ऐसे करते करते हमने एक पूरा मोटा सॉफ्ट आयरन कोर बना लिया। इससे होगा क्या कि जो एडी करंट है उसको पाथ कम मिलेगा, ड्यू टू laminated plates the path of eddy current reduces। अब देखो पहले पूरा सेम मटेरियल था तो पूरे में एडी करंट घूम रहा था, अब जब मटेरियल ही कम कर दिया तो भाई घूमेगा कहां, उसको जगह ही नहीं मिलेगी घूमने की, यानी कि पाथ रेड्यूस हो गया, पाथ रेड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब पावर लॉस फिर से कम हो जाएगा। देखो ये चीज ऐसी है जिसको हम जीरो नहीं कर सकते, हम कम कर सकते हैं, तो इन सभी चीज में पावर वेस्ट होगा सही लेकिन कम होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो इसी के साथ हमारा ये ट्रांसफार्मर टॉपिक एंड ये चैप्टर दोनों ही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, इसकी नोट्स, इसके वीडियोस आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे एंड पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।